नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। बीते 18 दिनों से द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा जो है वो चलती रही है मुसलसल, बिना रुके, बगैर ये सोचे कि कितना वक्त हुआ, बगैर ये सोचे कि कितना समय हुआ, कितनी रात गुजरी है यहाँ पर। और लगातार चुनाव को कवर करते हुए वो दिन निर्णायक आ ही गया है कल, जब ये पता चल जाएगा कि डुमरी में आजसू की सेंधमारी कितनी हुई और जेएमएम का झंडा कितना बुलंद है। इस वक्त हम डुमरी में नहीं हैं, ये गिरिडीह जिले का पचम्बा थाना के बगल में ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहां पर कल वोटिंग की काउंटिंग होनी है। यानी 5 तारीख को जितनी वोटिंग हुई है उन तमाम वोट्स की यहां पर गिनती होगी, उन तमाम वोटों की यहां गणना होनी है। आप देखिए मेरे पीछे पूरी तस्वीर, आप देख सकते हैं यहाँ पचम्बा में बिशुनपुर ये जगह पड़ता है जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ बोकारो डीसी की भी उपस्थिति हुई है। इसके अलावा डुमरी के सीओ यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम सुरक्षा के जितने इंतजाम किए जाने चाहिए थे उन तमाम सुरक्षा के इंतजाम को देखा जा रहा है। अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनको पूरा किया जाना है। आप देख सकते हैं, अगर तस्वीरों में मैं अभिषेक जी को कहूं कि टेंट, अब भी कुछ वैसे टेंट हैं जो लगाए जाने हैं, जो लग रहे हैं, उन्हें तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और आप देखिए कि बाहर जो प्रवेश द्वार है वहां पर जो जिला पुलिस है उनकी उपस्थिति है। और इसके अलावा अगर आप अंदर आएंगे इस पूरे कैंपस में तो आप देख पाएंगे कि यहाँ अंदर सीआईएसएफ की जो है यहाँ तैनाती है। तो जाहिर है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ जो है कल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो लाइट लगने थे, इसके अलावा जो साउंड के सिस्टम लगने थे उसकी भी चेकिंग हो रही है। अगर आप तक ये आवाज पहुंच रही हो तो ये सब कुछ रहा है। अब ये सवाल है कि कल किसकी जीत होगी, तो इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदाजे पर ये काम होगा नहीं। बीते 18 दिनों में मैं निजी तौर पर और द फोर्थ पिलर की पूरी टीम जो है लगातार डुमरी में थी, हम लोग कवर कर रहे थे चुनाव को। पर ये निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि फिलहाल किसकी जीत होनी है कल, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा पहली बार हुआ होगा लगभग डुमरी में और डुमरी के चुनावी इतिहास में कि इतना दिलचस्प ये चुनाव हो गया। आप देखिए कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद और जो राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पैदा हुई, इसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई और इसके बाद आप देखिए कि जगन्नाथ महतो की जो अंत्येष्टि चल रही थी, जब उन्हें भंडारीदा घाट पर ले जाया जा रहा था, उस दौरान जब भीड़ थी, उस भीड़ को देखकर लगातार ये कहा जा रहा था कि चुनाव जो भी हो लेकिन जीत एक की होगी, बेबी देवी की होगी, उनकी पत्नी की होगी। उस वक्त तक तो ये क्लियर नहीं था कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे अखिलेश महतो या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये बात कहना बेहद जरूरी है कि तब के माहौल से लेकर अब के माहौल तक में बेहद फर्क आ गया। ये वो दौर था जब जगन्नाथ महतो की अंतिम यात्रा थी, जब उन्हें घाट ले जाया जा रहा था और तब कहा जा रहा था बार बार कि डुमरी में उपचुनाव भले ही हो जाए लेकिन यहाँ जीत जगन्नाथ महतो के परिवार की होगी। पर ऐसा हो न सका। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इसके बाद जो यहाँ राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हुई, एनडीए के तमाम बड़े से बड़े नेताओं की यहाँ उपस्थिति हुई, यहाँ कैंपेनिंग चलती रही। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपचुनाव की घोषणा से पहले डुमरी के तीनों प्रखंड में, 3 प्रखंड पड़ते हैं डुमरी में, एक चंद्रपुरा, दूसरा डुमरी, तीसरा नावाडी, जिस नावाडी के बारे में कहा जाता है कि ये जगन्नाथ महतो का या यूं कहें कि जेएमएम का गढ़ रहा है, उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वहां सेंधमारी इस बार हुई है और उसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा, नतीजों में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घोषणा के पहले जो उपचुनाव की जो घोषणा हुई, इसके पहले लगभग तीनों प्रखंडों में आए थे। तीनों प्रखंडों में सरकार का भव्य कार्यक्रम हुआ था। उन तीनों प्रखंडों में, नावाडी में, चंद्रपुरा में और इसके साथ साथ डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों रुपए का शिलान्यास किया और इसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसका उद्घाटन किया, परिसंपत्ति का वितरण किया। इसके बाद जब उपचुनाव की घोषणा हुई तब कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 10 कार्यक्रम जो हैं यहाँ प्रस्तावित हैं, पर व्यस्तताओं के चलते जो है उन 10 कार्यक्रमों को रद्द करके उसको 3 या 4 किया गया। 3 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो भाषण देने इस कार्यक्रम में शरीक होने आए थे बेबी देवी के समर्थन में,
पक्ष मांगने वोट मांगने आए थे। और इसके बाद आखिर में जो है उन्होंने रोड शो किया था और उसके बाद फिर यहाँ चुनाव हुई। उसी तरीके से जीएमएम के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि जीएमएम का जो मंत्रालय है, सचिवालय है, सब कुछ उठकर आ गया है डुमरी, और डुमरी में तमाम तरह के नेता, चाहे वे मंत्री हों, चाहे वे विधायक हों, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, विनोद सिंह, अनूप सिंह जैसे तमाम नेता यहाँ लगातार कैंपिंग कर रहे थे। एक शख्स का नाम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने जगन्नाथ महतो को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि उनके न रहने के बाद मैं बेबी देवी को समर्थन दूंगा, और वो थे हफीजुल हसन। लगातार अपने व्यस्तम टाइट बिजी शेड्यूल से जो है वो अपना समय निकालते हुए लगातार बेबी देवी के पक्ष में, खास करके उन इलाकों में जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में जा रहे थे, लगातार बेबी देवी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में वोट मांग रहे थे। ये तो बात हुई एक पक्ष की, ये तो बात हुई इंडिया अलायंस की, INDA गठबंधन की। लेकिन अगर बात एनडीए गठबंधन की जाए तो एनडीए गठबंधन में भी तमाम बड़े नेताओं की यहां उपस्थिति हुई। ऐसा पहली बार हुआ होगा, जहां तक मुझे ज्ञात है, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि सुदेश महतो इस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सिल्ली से विधायक हैं और आजसू के इस वक्त केंद्रीय अध्यक्ष हैं। वे यहां पर लगातार बीते 10-12 दिनों से लगातार कैंप कर रहे थे, यशोदा देवी के पक्ष में वोट मांग रहे थे। उन्होंने चूल्हा प्रमुख का जो कार्यक्रम किया, उसके बाद लगा कि डुमरी की फिजा बदल गई है। डुमरी अब वो डुमरी नहीं रहा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता था। डुमरी कुछ नए राजनीतिक संकेत दे रही थी। चूल्हा प्रमुखों के कार्यक्रम से तो यही समझा जा रहा था। चूल्हा प्रमुख का कॉन्सेप्ट इतना सघन था, इतनी पहुंच बनाने की जो योजना थी कि हर 10 घर में एक चूल्हा प्रमुख होगा, यानी 10 घर में जितने भी वोट होंगे उन वोटों को कन्वर्ट करने की जिम्मेवारी आजसू के चूल्हा प्रमुखों की थी। जाहिर है ये एक बड़ी सघन योजना थी और इस सुनियोजित योजना के तहत बहुत कोशिश हुई कि यशोदा देवी के पक्ष में जो है मतदान कराया जाए हर 10 घर से, और उसकी तैयारी कितनी रही, कितनी नहीं रही और वो कितना सफल हो सका, इसकी जानकारी जो है, इसका पता जो है वो कल इसी जगह से, इसी पचम्बा से ही पता चल पाएगा, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो स्थान है, यही वो इलाका है जहां से कल ये तय होगा कि जीत किसकी हुई है, यशोदा देवी की जीत हुई या फिर बेबी देवी की जीत हुई। बता दें इस बार की ये पहली बार है डुमरी में कि जब कोई मंत्री रहते विधायक का चुनाव लड़ रहा है, और ये भी पहली बार होगा जब यशोदा देवी इतनी अपनी शीर्षस्थ नेताओं के साथ कैंपेनिंग कर रही थी। आपको बताएं कि एनडीए से रघुवर दास यहां आए, अर्जुन मुंडा यहां आए, इसके अलावा बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति हुई। बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा के दौरान भी काफी समय निकाल करके, जितना समय उनसे हो पाया उतना समय उन्होंने निकाला और यहां आजसू के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनडीए के अलायंस की तरफ से जो है वे तो तमाम नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आते रहे। इसके अलावा जो यहाँ गिरिडीह से सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वे भी यहाँ आए। इसके अलावा रामगढ़ से जो फिलहाल विधायक हैं आजसू की सुनीता चौधरी, वे भी यहीं रही। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश था। उन कार्यकर्ताओं का साफ कहना था कि इस बार डुमरी में बीते 17-18 साल से जो भय का माहौल था, ये एक तरह से आरोप था जगन्नाथ महतो पर कि उनके शासनकाल के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ भय का माहौल रहा। ये भी कहा जाता था कि जिस नावाडी में जगन्नाथ महतो के नाम से लोग आजसू का झंडा नहीं उठाते थे, इस बार उनके न रहने पर जो है वो आजसू के कार्यकर्ताओं ने यहाँ झंडा निकाला उस नावाडी में। कहा तो ये जा रहा है कि नावाडी में सेंध मारी हुई है, लेकिन जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो बेहद आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये कहते हैं कि नावाडी तो हमारे जगन्नाथ बाबू का गढ़ है। तो क्या है इस बार नावाडी का समीकरण, वो भी कल इसी जगह से समझ में आएगा। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से, तस्वीरों के झरोकों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ देखिए कि पूरी तैयारी जो है लगभग पूरी हो गई है। मीडिया कोषांग बनाया गया है, कार्मिक कोषांग बनाया गया है, लाइट की पूरी बंदोबस्त यहाँ कर दी गई है। इसके साथ साथ जवानों की यहाँ तैनाती है। ये अनुभव का खेल नहीं है और ये कह पाना अभी शुरुआत में ही कि कल किसकी जीत होगी, कल किसकी नहीं होगी, ये अनुमान लगाने का काम पत्रकार का नहीं है। हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे जो ग्राउंड से जुड़ी थी, कितने काम हुए जगन्नाथ महतो के कार्यकाल में और क्या क्या आरोप लग रहे हैं जगन्नाथ महतो के कार्यकाल को लेकर। क्या कुछ कहा गया, बेबी देवी के बारे में कहा गया कि जो है मद्य निषेध विभाग मिला है, कार्यकर्ताओं को दारू बांटा जा रहा है, और इसके बाद
जब चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार कैंप कर रहे थे, उनपे कहा गया कि ये 1932 का नहीं 1985 का है। इसके बाद फिजा और बदली, माहौल में और एक रोमांचक मोड़ आया जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो अध्यक्ष हैं वे यहां आए और फिर डुमरी के केबी हाई स्कूल के ग्राउंड पर जो है उन्होंने हेमंत सोरेन को जोरदार तरीके से घेरा। और इसके बाद लगा कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं का वोट भी बहुत निर्णायक साबित होगा। पर यह बात कहना बिल्कुल जरूरी है कि इस बार लोग कह रहे हैं कि मुबिन रिजवी जो AIMIM से चुनाव लड़े थे पिछली दफा, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार वे इतनी वोट नहीं ला पाएंगे। पिछले बार लगभग वे 24,000 वोट लाए थे, लेकिन इस बार मुस्लिम उनके पीछे उतना गोलबंद नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि AIMIM का अस्तित्व इस डुमरी में कितना रहा, मुबिन रिजवी की सक्रियता का कुछ हिस्सा मुबिन रिजवी को मिल पाया है या नहीं। और एक दो बात जो स्पष्ट रूप से जगन्नाथ महतो के जो समर्थक हैं वे कह रहे थे कि लालचंद महतो के इंडिया गठबंधन में समर्थन देने से जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के पक्ष में जो है 10,000 कम से कम वोट तो बढ़ ही जाएंगे। इसके अलावा जो समीकरण ये बनाए जा रहे थे कि क्या श्रद्धांजलि वोट जगन्नाथ महतो को 5,000 भी नहीं मिलेगा, तो 10,000 लालचंद महतो के वोट, कम से कम 5,000 जो हैं वो श्रद्धांजलि वोट। इसके अलावा 72,000 जो वोट होता था जगन्नाथ महतो को पिछली बार मिला था, उसमें से अगर कमोबेश करके भी देखा जाए तो उनके विकास के नाम पे जो उन्होंने विकास किया है, जो उन्होंने काम किया है 17-18 सालों में, उनके हिस्से का भी वोट उनको मिलेगा। लोग तो दावा करेंगे, जाहिर है प्रत्याशी हैं, दो प्रबल प्रत्याशी हैं, यशोदा देवी हैं और बेबी देवी हैं, दोनों के अपने अपने आप ये कह सकते हैं दावे हैं। जो विपक्ष में लड़ रही हैं यशोदा देवी, उनके अपने आरोप हैं, है ना, जगन्नाथ महतो के परिवार पर या जगन्नाथ महतो पर, उनके कार्यकाल पर, और इसके अलावा हेमंत सोरेन पर। ये चुनाव इसलिए बेहद जरूरी है, डुमरी का उपचुनाव, क्योंकि यहां से यह तय होगा कि आगे 2024 की रणनीति कैसे बनेगी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसी जगह से समझते हैं जिस जगह से नतीजे आएंगे कल डुमरी उपचुनाव के। देखिए, सबसे स्पष्ट बात यह है, जो मैं समझ पाया हूं, जो मैं भाप पाया हूं, वो ये है कि अगर सुदेश महतो ये सीट निकालने में कामयाब हुए और अगर ये डुमरी का उपचुनाव उनके पक्ष में आया, यशोदा देवी अगर यहां से विधायक बनी, तो ये समझिए कि एनडीए के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि सुदेश महतो की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करना अब एनडीए के बस की बात नहीं रह जाएगी। क्योंकि सुदेश महतो लगातार रामगढ़ में भी खुद को सिद्ध कर चुके हैं। रामगढ़ में उनके सघन चुनाव प्रचार और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी उस दौरान रामगढ़ में भी उपस्थिति वैसी ही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा कैबिनेट उठ करके उस वक्त भी वहां था, अनूप सिंह भी वहां थे, तमाम नेता, तमाम बड़े स्टार प्रचारक सब लोग वहां थे। लेकिन इसके बावजूद रामगढ़ का जो रिजल्ट रहा, नतीजा रहा, वो सुदेश महतो या यूं कहें कि आजसू के पक्ष में रहा। इसलिए इस बार जब ये डुमरी का चुनाव हो रहा है, डुमरी का चुनाव संपन्न हो चुका है और कल नतीजे आएंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि अगर डुमरी में आजसू ये सीट जीत गई तो एनडीए के समक्ष सुदेश महतो की जो कद है वो और व्यापक होगा, उसका आधार बहुत व्यापक होगा, उसका कद बहुत बड़ा होगा। और फिर ये कहा जा रहा है कि सुदेश महतो फिर अपनी तरफ से, अपने तरीके से एनडीए को मैनेज करेंगे अगले चुनाव में 2024 में। फिर वे बहुत प्रमुख हिस्सेदारी मांगेंगे अगले चुनाव के, विधानसभा चुनाव में या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव में। तो ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या बाबूलाल मरांडी सुदेश महतो के बढ़ते कद को इतना एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको एक्सेप्टेंस मिल पाएगा, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की तरफ से हो। एक ऐसे दौर में जब बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दौरान या संकल्प यात्रा के माध्यम से लगातार भाजपा की अपनी और रघुवर दास की शासनकाल की दौरान की जो कार्यकाल है उसकी छवि को और गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की नाकामियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे दौर में जब भाजपा खुद अपने लिए इतनी लड़ रही है, तो क्या एक अलायंस के तौर पर उतनी सीट दे पाएगी जितनी महत्वाकांक्षा सुदेश महतो रखेंगे अगर ये चुनाव जीतते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल होगा। और दूसरा कि अगर ये सीट सुदेश महतो के हाथ से में रहता है और जेएमएम के हाथ से निकलता है, तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के सामने होगा कि हेमंत सोरेन की पार्टी में खास करके बड़े महतो नेता की मौजूदगी अब नहीं रही। जगन्नाथ महतो बहुत बड़े नेता थे महतो जाति के लिए, कुर्मी महतो हों चाहे महतो हों,
वो बड़े निर्णायक साबित होते थे खास तौर पे। और इसी क्राइसिस से तो इस वक्त फिलहाल भाजपा जूझ रही है कि भाजपा के पास फिलहाल महतो कास्ट का कोई बड़ा नेता नहीं है। हालांकि मांडू से विधायक जेपी पटेल को पुरजोर कोशिश की गई कि उन्हें विधायक दल का नेता बनाकर उनकी छवि को थोड़ा, उनकी प्रोफाइलिंग को थोड़ा बड़ा किया जाए, पर यह संभव न हो सका। केंद्र से मंत्री आए, अश्विनी चौबे आए, लेकिन इसके बावजूद वो फाइल जो है जेपी पटेल की फाइल जेपी नड्डा के दफ्तर में धूल फांकती रही और इसके बाद भाजपा कोई डिसीजन नहीं ले सकी। बाबूलाल मरांडी के विधायक दल के नेता रहने के बाद इसके बाद आप ये कह सकते हैं अब ये स्थिति भाजपा के सामने हो गई है कि महतो कास्ट का नेता कौन होगा। जाहिर है कि झारखंड जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी है, महतो कास्ट की बहुत बड़ी आबादी है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के और हेमंत सोरेन के सामने ये अगर बड़ी चुनौती आती है कि जगन्नाथ बाबू के जाने के बाद, जगन्नाथ महतो के जाने के बाद अब उनके पास महतो कास्ट का लीडर बचा नहीं है, तो ये भी एक बड़ी समस्या होगी। और इस हार से अगर ये चुनाव अगर उनके हाथ से, हेमंत सोरेन के हाथ से निकलता है, तो एक बड़ा संशय, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे। यह भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इतने चुनाव प्रचार के बाद, इतने मंत्रियों को यहां खपाने के बाद भी अगर ये सीट नहीं निकला, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकार्यता पर एक बड़ा सवाल होगा और फिर नए सिरे से नए समीकरण गढ़े जाएंगे। तो आज जब लगातार जनमत यात्रा चल रही थी, द फोर्थ पिलर की यात्रा चल रही थी, तो हम वो पहले मीडिया हाउस थे जिन्होंने बहुत शुरुआत दिन से, नॉमिनेशन के पहले से यहाँ कवर करना शुरू किया। लगातार हम यहाँ से जमीनी हकीकत बताते चले गए और इसके बाद एक आज का दिन है और कल का एक शेष दिन बचा है जब जनमत यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। डुमरी में रहने के बाद एक तरह से लगाव हुआ है डुमरी की जनता से। द फोर्थ पिलर इस बीच थोड़ा बहुत उसके भी जनाधार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। बहुत लोगों के संदेश आए हैं, बहुत लोगों का मोहब्बत जुटा है। द फोर्थ पिलर पर लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा और थोड़ा बढ़ा है, उसमें भी विस्तार हुआ है और द फोर्थ पिलर की पहचान मुकम्मल हो रही है। आप दर्शकों का प्यार मिल रहा है, तो हमने सोचा कि जब इतने दिनों तक हमने डुमरी में रहकर चुनाव को कवर किया है, तो क्यों नहीं इस उपचुनाव के नतीजों पर भी हमारी एक विशेष नजर रहे और इस विशेष नजर के बाद हमारी जनमत यात्रा यहीं समाप्त होगी और इसके बाद जनमत यात्रा की दूसरे सीजन की शुरुआत होगी, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हालांकि ये तो हम लोग स्टूडियो वाले वीडियो में कहते हैं, लेकिन चूंकि ये लाइव का प्रोग्राम है और लाइव के प्रोग्राम में हमने आपको बताने की भरसक कोशिश की कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जितने बड़े अधिकारी हैं उन बड़े अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 रातों से लगातार यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, एनडीए के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं ताकि कुछ घटना नहीं हो। चूंकि यहाँ काउंटिंग होनी है 2 रातों से, यानी वोट मिलने के बाद, वोटिंग होने के बाद भी यहाँ पे कार्यकर्ता रुके हुए हैं और वोट जोग रहे हैं कि यहाँ कोई समस्या ना हो। और कल आखिर वो दिन होगा जब डुमरी उपचुनाव एक निर्णायक जगह पर पहुंचेगा और तय होगा कि आखिरकार डुमरी का नेता कौन। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत मोहब्बत। अगर आपने अब तक द फोर्थ पिलर को माफ कीजिएगा, फॉलो नहीं किया है, तो हमारी इंतहाई अदब के साथ दरखास्त है, गुजारिश है कि आप हमारे इस पते को, द फोर्थ पिलर को, जो पता हमारे आपके मिलने का ठिकाना होता है, उसे आप फॉलो कर लें। बाकी देखते रहें। बाकी कल के विशेष कवरेज के लिए हम आपको लाइव के माध्यम से ही जुड़ेंगे। हम लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे कि कौन कितने वोट से लीड कर रहा है और कौन हार कर रहा है और कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।